एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बेटा टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग एंड सुपर इंपॉर्टेंट। तो बेटा चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए बेटा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बेटा यूं तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। बट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम इन फिजिक्स वी हैव टू ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। तो पहले एरिया वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा हम यहां पर एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। कैसी भी सरफेस हो सकती है, फिलहाल मैं एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना रहा हूं। तो बेटा ये एक 3D में ऐसे रखी हुई सरफेस है, ये रही। इसका एरिया ए है, ए से नोट कर सकते हो, एस से नोट कर सकते हो। एंड स्मॉल एरिया, इसमें से बेटा ये मैंने एक छोटा सा एरिया कट किया है, इसका एरिया क्या होगा? ds। ए से नोट करोगे तो dA लिख सकते हो, s से नोट करोगे तो क्या लिख सकते हो? ds लिख सकते हो। तो ये बात तो हो गई एरिया एंड स्मॉल एरिया की। अब बात आती है कि अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो बेटा मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। हम जिस भी सरफेस की बात करेंगे उस पर जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वही क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। तो जैसे बेटा इस सरफेस की बात करते हैं, जैसे ये एक सरफेस है बेटा, क्यूबिकल सरफेस। सरफेस 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, प्लेन हो सकती है, एक ही बात है। तो देखो बेटा अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं इस फ्रंट सरफेस की, इस फ्रंट सरफेस की, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मार्कर, इस तरीके से बाहर की तरफ। इनवर्ड नॉर्मल नहीं, आउटवर्ड सरफेस के बाहर की तरफ जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वही क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। तो बेटा हम फ्रंट सरफेस की बात करते हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल ये है। अगर हम टॉप सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। अगर हम बॉटम सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ होगा। अगर हम इस राइट सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर हम इस लेफ्ट सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। और अगर हम बैक सरफेस की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल पीछे की तरफ ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर हर हाल में क्या होगा बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस जिस भी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा सीलिंग की तो आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा सीलिंग। और अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? रूफ की, छत की ऊपर जाकर, तो आउटवर्ड नॉर्मल छत के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस प्लेन की तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन होगी। तो बेटा हर हाल में एरिया वेक्टर क्या होगा? हर हाल में एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो ऐसे ये एक सरफेस रखी हुई है इस तरीके से। तो अगर हम इस वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, इस वाली सरफेस की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ये लाइन होगी। अगर सरफेस ऐसे रखी है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर से देखने पर बाहर की तरफ नॉर्मल इधर की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल बेटा ये वाली लाइन होगी और यही क्या होगा? एरिया वेक्टर। अगर हम स्मॉल सरफेस लेके चल रहे हैं तो ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर, ds वेक्टर। इसी की डायरेक्शन में बेटा हम क्या दिखा सकते हैं? यूनिट एरिया वेक्टर ds के। अब तुमने 11th में पढ़ा था बेटा, 11th में तुम्हें पढ़ाया था कि when a vector a is divided by its magnitude, अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन में क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर मिलता है। तो इसी चीज को हम बेटा यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ एरिया वेक्टर ds is divided by its magnitude, अगर हम एरिया वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें,
तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटा ds वेक्टर, ds वेक्टर क्या होगा आज से, एरिया ds और इनटू ds कैप, ds कैप। तो ds कैप बेटा, ds कैप को हम n कैप भी लिख सकते हैं। n कैप क्या है बेटा, ये क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस। तो बेटा ये क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि n कैप क्या हो जाएगा, n कैप हो जाएगा ds वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ds वेक्टर हो जाएगा ds एरिया n कैप। बेटा एरिया अलग चीज है, ds अलग चीज है, ds अलग चीज है और ds वेक्टर अलग चीज है। ds एरिया है, सरफेस एरिया है, और ds वेक्टर क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल। हमेशा इसी बात को फॉलो करना है बेटा कि एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें एरिया वेक्टर की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब पढ़ना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मिटा देता हूं बेटा मैं। तो बेटा क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से नोट करेंगे, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। बेटा फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है सम काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स मींस फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लो भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साइंटिफिक टर्म होगा लैटिन वर्ड में बेटा, बाकी ये इलेक्ट्रिक फ्लो भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, electric flux through a surface is the total number of electric field lines, electric field lines crossing the surface, crossing the surface normally, perpendicularly। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरुआत यहां से होती है बेटा और धीरे धीरे सब समझ में आता हुआ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। इस बात को बेटा समझो, एक सरफेस है जैसा कि मैं अभी तुम्हें बता रहा था, एरिया। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, ds वेक्टर, और इसी की डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर। अब ये सरफेस इस तरीके से रखी हुई है बेटा, इस तरीके से। अब ये सरफेस को हम ले जाकर रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस सरफेस ऐसे। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेटा इस तरीके से दिखाया है कि सरफेस ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मली क्या करती है बेटा, क्रॉस करती हैं, उन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को उस सरफेस के थ्रू क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए बेटा तो इस समय इस सरफेस के थ्रू कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइनें इसको नॉर्मली क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 4 है। अगर 10 लाइनें क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 1000 लाइनें क्रॉस करेंगे
तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब बात आती है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। दूसरी सिचुएशन में देखो बेटा, सरफेस तो फिर से ऐसी रखी है, सरफेस तो फिर से ऐसी रखी है बेटा, इस तरीके से ऐसे, और फिर से उसका ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, फिर से ये एरिया वेक्टर हो गया। इस डायरेक्शन में ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ds। ds अलग चीज है, ds वेक्टर अलग चीज है। ds एरिया है और ds एरो वाला वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया अलग वर्ड है, एरिया वेक्टर अलग वर्ड है। अब बेटा हमने इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दिया, एंड नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस लाइक दिस। अब इस तरीके से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो बेटा सरफेस ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये उसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और लाइनें उसको इस तरीके से क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है, या सरफेस के क्या नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के क्या नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। देखो दो बातें हैं बेटा, या तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो समझो यहां पे, या तो मैं कहूंगा कि ये लाइनें, ये जो लाइनें है बेटा वो इस सरफेस के नॉर्मल है, इस सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। या मैं ये कहूंगा कि ये लाइनें इस एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो जब मैं ये तुमसे कह रहा हूं बेटा कि लाइंस सरफेस के नॉर्मल है, तो कोई तुमसे ये भी कह सकता है कि लाइंस एरिया वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। एरिया वेक्टर अलग वर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं, और एरिया एक क्या है बेटा, अलग वर्ड है। तो मेरा ये कहना कि लाइन सरफेस के नॉर्मल है या लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एक ही बात है। लाइन सरफेस के नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऑब्वियस पैरेलल होंगे बेटा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के नॉर्मल नहीं है, या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो कि इस एरिया वेक्टर के पैरेलल नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या बनाती है, कुछ एंगल। मान लो ये एंगल क्या है बेटा, थीटा, ठीक है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा e cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा e sin थीटा। देखो बेटा ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा e cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे होगा e sin थीटा। तो जो कंपोनेंट e sin थीटा वो तो सरफेस के क्या हो गया बेटा, पैरेलल हो गया, और ये जो कंपोनेंट है e cos थीटा ये सरफेस के क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है बेटा, कौन सा कंपोनेंट, जो सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो सरफेस के नॉर्मल होता है, जो सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है, या यूं बोल दो एरिया वेक्टर के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो E का जो यहाँ पे दो कंपोनेंट किए बेटा, E cos थीटा एंड E sin थीटा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, कौन सा कंपोनेंट, E cos थीटा। तो देखो नाउ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a surface is equal to product of area या सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस। बेटा वो तो डेफिनेशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली क्या होता है बेटा,
उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन एक और दूसरी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो बेटा इस डेफिनेशन से हम फ्लक्स को फाई से नोट कर रहे थे, लेकिन इस स्मॉल सरफेस के थ्रू, इस स्मॉल सरफेस के जो थ्रू फ्लक्स होगा बेटा उसको हम किससे नोट करेंगे? डी फाई से। डी क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? स्मॉल फ्लक्स। तो डी फाई का मतलब होगा स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसके इक्वल है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया। तो बेटा इसका सरफेस एरिया कितना है? ds। तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस की क्या बेटा? नॉर्मल है, मतलब क्या? e cos थीटा। ये रहा। तो d फाई क्या हो जाएगा बेटा? d फाई हो जाएगा e ds cos थीटा, e ds cos थीटा। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक पॉइंट। इसके अलावा बेटा तुमने पढ़ा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कोस थीटा। तो हम ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा या ए बी कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। इसी तरीके से हम ई डी एस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो यहां से हमें एक बात और पता चली बेटा। क्या बात पता चली? कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन किया जाता है दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी बात क्या होगी? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अब जो बेटा ये तुमने जो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है बेटा? इस स्मॉल सरफेस के थ्रू। अगर मैं पूरी सरफेस के थ्रू फॉर कंप्लीट सरफेस, बेटा अगर मैं इस कंप्लीट सरफेस की बात कर रहा हूं तो तुमने पढ़ाई है बेटा कि हम पहले स्मॉल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल देते हैं और आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा बेटा? पूरी सरफेस के। तो अब मैं दो तरफ का इंटीग्रेट करूंगा तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन ई डॉट डीएक्स। अब इसको पढ़ने का अंदाज बदल जाता है बेटा। ये अभी भी फ्लक्स है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? हम इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल बोल दो या इंटीग्रेशन बोल दो, एक ही बात है। सरफेस इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक बार 1 मार्क में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ बच्चे क्या याद करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बेटा आज तुम्हें तो पता चल गया कि सरफेस इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। अब बेटा अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, फॉर क्लोज सरफेस, अब अगर
हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस, जैसे कि स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, या कोई भी इरेगुलर शेप की क्या हो सकती है बेटा, क्लोज बॉडी, क्लोज सरफेस हो सकती है। तो अगर सरफेस क्लोज है तो इसे लिखने का तरीका बेटा इस तरीके से हो जाएगा। यहां हम एक सर्कुलेशन का साइन लगा देंगे और ये सर्कुलेशन का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसे पढ़ सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस। बात समझ आया बेटा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां से अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, जो सरफेस के नॉर्मल होगा, जो सरफेस के नॉर्मल होगा या एरिया वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं एरिया वेक्टर अलग है, एरिया अलग है। जब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है तो तभी वो एरिया वेक्टर के क्या है बेटा, पैरेलल है। इसके अलावा बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अगर हमने बेटा इंटीग्रेशन कर दिया तो ये अभी स्मॉल सरफेस के थ्रू फ्लक्स था, अगर हमें टोटल सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ये कर दिया तो उसके बाद भी तो ये फ्लक्स ही रहेगा, पहले स्मॉल सरफेस के लिए था और अब पूरी सरफेस के लिए। तो बेटा अब भी तो ये फ्लक्स ही है, लेकिन तब हम उसको इस तरीके से बोल रहे थे और अब हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर ये भी बात आती है कि बेटा सरफेस क्या हो सकती है, कोई क्लोज बॉडी भी हो सकती है। तो देन आप यहां पर किसका साइन लगा दोगे बेटा, सर्कुलेशन का। और ये सर्कल का जो साइन है, सर्कुलेशन का जो साइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस को। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस होता है। तो बात समझ में आई बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा इसको लिखो जरा, ये क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ए इक्वल इतना 3 × 10⁻³ आई के। तो बेटा हमें यहां से ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ आई कैप क्या इंडिकेट करता है बेटा, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो आई कैप क्या बताता है, एक्स की डायरेक्शन। देखो बेटा ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो यहां पर आई कैप होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स की डायरेक्शन। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा ये रहा वो स्क्वायर मान लेते हैं जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पहले एरिया बताओ, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे तुम्हें करना। अब बात आती है इस क्वेश्चन में इस सरफेस का, इस स्क्वायर सरफेस का जो प्लेन है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, YZ प्लेन के पैरेलल। तो बेटा क्वेश्चन वाले की मर्जी है, पैरेलल टू YZ प्लेन बोल सकता है, पैरेलल टू XY प्लेन बोल सकता है, पैरेलल टू XZ प्लेन बोल सकता है। फिलहाल क्या बोला, फिलहाल बोला पैरेलल टू YZ प्लेन। तो इस बात को बेटा मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ये एक्स वाई जेड,
वाई जेड। तो बेटा यहां जो ये प्लेन होगा, ये जो भी सरफेस होगी अगर ऐसे रखी है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल। अगर सरफेस ऐसे रखी है ऐसे, तो हम बोलेंगे कि वो एक्स जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। और अगर सरफेस ऐसे है तब उसे बोला जाएगा कि वो एक्स वाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो अभी जो हमें सरफेस दिया वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो जिसमें बेटा ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। तो सरफेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल, मतलब एक सरफेस ऐसे दी है। बेटा सरफेस अगर ऐसे दी है तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस जो दी है वो ऐसे दी है और उसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा, और ये बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस। तो सिंपल सी भाषा में आप क्या याद रख सकते हो कि अगर प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में। अगर सरफेस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर होगा वाई की डायरेक्शन में, और अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर होगा जेड की डायरेक्शन में। तो अभी जो सरफेस हमें दी है बेटा वो वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो एरिया वेक्टर जो होगा, तो बेटा अभी जो आपने लिखा था वो लिखा था एरिया, अब मैं यहां पे लिखता हूं एरिया वेक्टर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि ds वेक्टर आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है ds इंटू एन कैप, मतलब एरिया एंड आउटवर्ड नॉर्मल। तो बेटा एरिया तो कितना होगा सरफेस का, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, और आउटवर्ड नॉर्मल अगर वो वाई जेड प्लेन के पहले है तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, आई की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप। ये मीटर स्क्वायर में हो गया और ये न्यूटन पर कूलम में हो गया। अभी अभी मैं तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाता है 3 × 10⁻³ आई कैप एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 10⁻⁻² आई कैप के साथ। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 30 और ये हो गया आई डॉट आई। अब बेटा तुमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल 1 होता है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 30 और यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो ठीक है। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, और एक्स की डायरेक्शन में क्या है बेटा, एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स की डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमसे बोला गया कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। तो बेटा अब हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया 60, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर ने एरिया कितना बेटा, एरिया का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो मैं तुम्हें अभी ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द EA cos थीटा। एरिया को बेटा ए लिख दो, ds लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, E का मैग्नीट्यूड होगा 3 × 10⁻³, एरिया होगा 10⁻⁻², और cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इन एक्सरसाइज का 1.15 क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व होना। तो यहां से तुम्हें समझ में भी आ गया होगा बेटा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से निकाल सकते हैं।
ई एल स्क्वायर कोस थीटा, ई एल स्क्वायर साइन थीटा और 0। तो बेटा हो सकता है बाय डेफिनेशन तुम अभी बता दो ये कोस थीटा बताया सर ने, तो ये ई होगा, ये एरिया होगा, ये कोस थीटा हो गया। बेटा क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें उससे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो देखो पहले बेटा यहां लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, मतलब जिस प्लेन के पैरेलल ये स्क्वायर सरफेस रखी है, उसी प्लेन के पैरेलल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी प्लेन के पैरेलल क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तो क्या हुआ बेटा, अगर सरफेस ऐसे रखी है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे होगा। तो ये जो मार्कर है ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन किसकी है, ये जो डायरेक्शन दी हुई है ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल ये 90 डिग्री एंगल। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा और एरिया वेक्टर के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो बेटा हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ई ए cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह ये थीटा नहीं, थीटा की जगह क्या रखा जाएगा 90। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि जिस प्लेन में स्क्वायर सरफेस रखी है उसी सेम प्लेन के पैरेलल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और फ्लक्स का मतलब तो क्या बेटा, फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पैरेलल टू द सरफेस। क्यों, क्योंकि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन कैसा दिया, सेम दिया। जब दोनों के प्लेन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ, बेटा ये अगर सरफेस ये है तो ये उसका एरिया वेक्टर हो गया और ये लाइन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ये वाला सही है। बात समझ। अब गलती से तुम इसे लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे, इसे लिख सकते। तो थोड़ा इमेजिन करो बेटा कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में रखे यानी कि दोनों पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए लेकिन सरफेस के क्या है, पैरेलल, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगा, या इस बात को ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के नॉर्मल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा एरिया अलग वर्ड है, एरिया वेक्टर अलग वर्ड है। तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के पैरेलल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हुआ, 0 हुआ। कुछ सोल्व करना ही नहीं था, बस देखना था, ठीक है।